सुनिए, आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त प्रशासन, समझे, गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, क्या आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि इसमें फ्यूडल टेंडेंसी जो था वो पूरी तरह से आ चुका था, मतलब सामंतवादी परंपरा या प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, जिसमें पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था, मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया था। सत्ता का विकेंद्रीकरण से मतलब हुआ कि सत्ता का कई सेंटर हो गया था, पावर सेंटर ढेर सारा हो गया था। जैसे सबसे निचले स्तर पर मान लीजिए सामंत, उसके ऊपर राजा, सबसे निचले स्तर पर जमींदार, उसके ऊपर मान लीजिए राजा या सामंत, उसके ऊपर महाराजा, फिर महाराजा के ऊपर महाराजा धीराज। इस तरह से तो चूंकि इस समय ढेर सारा पावर सेंटर था, तो गुप्ता जो रूलर था उसको बहुत एक्सटेंसिव ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी नहीं चाहिए था, ना तो उसको उतना वेयर विदॉल था कि वो उसको रख सके, और उसको सेना भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता था, क्योंकि सेना वो कंट्रीब्यूट करता था सब, जो उसके नीचे जितना था सामंत वगैरह, राजा महाराजा के साथ वो कंट्रीब्यूट करता था। तो ऐसा हम लोग कैसे पता चलता है कि ज्यादातर जो इसमें पद है, पोस्ट है, डेजिग्नेशन, उसमें महा शब्द जुड़ा हुआ है। बात समझे? जैसे जैसे मान लीजिए आपको जुड़ा हुआ है, ये एक पोस्ट है जिसका नाम है महाबालाधिकृत। महाबालाधिकृत, ठीक है जी, महाबालाधिकृत। अब देखिए, इसका मतलब ये हो रहा है कि इसके अंदर में ढेर सारा ये बालाधिकृत होता होगा। बात समझे? महासंधि विग्रह कारक, महासंधि विग्रह कारक, इसका भी अर्थ ये हुआ कि संधि विग्रह कारक ढेर सारा होता होगा और उसका हेड होता होगा महासंधि विग्रह कारक। बात समझ में आई जी? तो इस तरह के अधिकारियों का उल्लेख गुप्त काल में है। तो वो कौन कौन सा क्या क्या काम करते थे, जरा सा लिखिए फटाफट जी। महाबालाधिकृत लिखिए, ये हुआ मुख्य सेनापति। ये क्या हुआ? मुख्य सेनापति। मुख्य सेनापति। महासंधि विग्रह कारक किसको कहते हैं? मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। इसको एक तरह से समझ लीजिए, ये विदेश मंत्री की तरह था। ये क्या? मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, ठीक है। अब जैसे महाअश्वपति, महाअश्वपति मतलब अश्व सेना का प्रमुख, यानी चीफ ऑफ कैवेलरी। क्या जी का? घुड़सवार सैनिक का प्रमुख क्या कहलाता था? महाअश्वपति। इसको हम लोग कहते हैं चीफ ऑफ कैवेलरी, अंग्रेजी में कहेंगे, अश्व सैनिक का प्रमुख। महापीलुपति, महापीलुपति, ये हुआ हेड ऑफ एलिफेंट कोर, हिंदी में हाथी सेना का प्रमुख। हाथी सेना का प्रमुख, ठीक है, चीफ ऑफ एलिफेंट कोर, ठीक है। महाप्रतिहार, महाप्रतिहार, महाप्रतिहार क्या हुआ? ये जो था बेसिकली कह सकते हैं आप चौकीदार का प्रमुख, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि जो महल का
प्रमुख सुरक्षा अधिकारी होता था, उस तरह का चीज हुआ, ये महाप्रतिहार हुआ। ठीक है, समझे। और कुछ छोटे मोटे अधिकारी जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी आप ये बड़ा बड़ा अधिकारी था जो केंद्रीय स्तर पर होता था, समझे। इसको मिटा दें। अब देखिए क्या है ना कि पूरा साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था, प्रोविंसेस, मतलब इंटायर एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, जिसे भुक्ति या देश कहते थे। पूरा साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था, इसको क्या कहते थे? भुक्ति या देश। प्रोविंसेस को क्या कहा था? भुक्ति या देश। प्रोविंसेस वर नोन एज भुक्ति और देश। अब इसमें अगर किसी प्रिंस को, मतलब राजकुमार की नियुक्ति जब होती थी एज गवर्नर या वाइसराय, तो उसको कहते थे महाराज पुत्र या देव भट्टारक। क्या बताया आपको? किसी प्रांतों में जब राजा का बेटा राजकुमार की नियुक्ति होती थी गवर्नर या वाइसराय के रूप में, तो उसको कहते थे महाराज पुत्र या देव भट्टारक। देव भट्टारक, ठीक है। क्या बताए जी कि प्रांतों को कहते थे देश या भुक्ति। अब प्रांत में अगर राजा का बेटा राजकुमार को नियुक्त किया जाता था गवर्नर या वाइसराय के रूप में, तो उसको कहते थे महाराज पुत्र या देव भट्टारक। भुक्ति का प्रमुख कहलाता था उपरिक, उपरिक, और देश का प्रमुख कहलाता था गोयत्र। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए अभी स्टेट है बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, एमपी, स्टेट है जी, उसका हेड क्या होता है गवर्नर। लेकिन जो यूनियन टेरिटरी होता है, केंद्र शासित प्रदेश, तो उसके हेड को हम लोग कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो उसी तरह से समझ लीजिए कि भुक्ति का हेड हुआ उपरिक और देश का प्रमुख कहलाया गोयत्र। गोयत्र, गोयत्र, देश का प्रमुख गोयत्र, अब भुक्ति का प्रमुख उपरिक। समझ गए? इसको मिटा दें। ये हुआ उपरिक, समझे। अब देखिए क्या है ना कि इससे नीचे जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, मतलब प्रशासनिक इकाई थी, उसको कहते थे हम लोग विषय। ये समझ लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट हुआ, आज का जिला, ये डिस्ट्रिक्ट हुआ जी। विषय, और विषय का प्रमुख कहलाता था विषयपति। विषयपति, विषयपति कहलाएगा विषय का प्रमुख। विषय मतलब जिला। यहां पर कुछ अधिकारी होते थे इनको असिस्ट करने के लिए, विषयपति की सहायता के लिए कुछ अधिकारी होते थे, जैसे कुमार अमात्य, कुमार मात्य, कुमार मात्य, ठीक है। ये कुमार अमात्य है। दंडिका, दंडोपासिका, कर्णिक, ये सब कौन थे? ये विषयपति की सहायता के लिए इन सब अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, ठीक है।
हो गया मिटा दे? नहीं हुआ जी, सुनील बाबू हो गया। तो सुनिए जी, अब छोटे छोटे कुछ अधिकारी थे, उनका क्या फंक्शन था वो सब जरा फटाफट लिख लिए। तो लिखिए जी, पुंतपाल। पुंतपाल ये हेड ऑफ रिकॉर्ड रूम या रिकॉर्ड कीपर लिख लीजिए सीधा जी, रिकॉर्ड कीपर पुंतपाल। पुंतपाल ठीक है। उसके लिखिए दिवीर, ये वो रजिस्ट्रार। कर्णिक, ये वो क्लर्क। ठीक है। शौल्किक, ठीक है। ये चुंगी कर वसूलने वाला, टोल टैक्स लेने वाला अधिकारी। गौलमिक, ये चुंगी कर वसूल करने वाला हुआ। ये गौलमिक हुआ फॉरेस्ट ऑफिसर, बड़ा वन अधिकारी। हो गया जी बेटा? अब एक बड़ा अधिकारी जहां लिखे तो वहां पे चीज छूट गया, लिख ले तो महादंड नायक। महादंड नायक मतलब हुआ जी, महादंड नायक मतलब दंड नायक का हेड हुआ। ये हुआ चीफ जुडिशियल ऑफिसर मतलब सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी। हो गया। अब चौरोधारिका, चौरोधारिका तो इससे पता चल रहा है कि चोर को धरने वाला नहीं जी, चोर को पकड़ने वाला मतलब पुलिस। ठीक है। दंड नायक होगा तो न्यायिक अधिकारी हो जाएगा जी। अब महादंडोपासिका अगर होगा तो वो हो जाएगा बड़ा पुलिस अधिकारी। ठीक है। और कुछ कुछ था जैसे सीमा कराकर, गांव का सीमा का निर्धारण करने वाला, सीमा कराकर। हाँ, पूर्व मित्र। जरा सा देखिए क्या है ना कि इसको बताया कि सीमा, गांव की सीमा निर्धारण करने वाला अधिकारी। ये हुआ सर्वेक्षण करने वाला अधिकारी। सर्वेक्षण, सर्वे। ठीक है। अब क्या था ना कि सबसे छोटी इकाई जो थी ग्राम थी, मतलब गांव था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव। ग्राम का जो हेड होता था उसको कहते थे ग्रामयक, ग्रामयक या ग्रामिक या ग्रामाध्यक्ष। और इसकी सहायता के लिए ये सब एक ही है, ग्रामिक या ग्रामाध्यक्ष। इसकी सहायता के लिए एक अधिकारी होता था, अधिकारी ने इसकी सहायता के लिए होता था ग्रुप ऑफ पर्सन, उसको कहते थे पंचमंडली। क्या कहते थे? पंचमंडली। ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन था या नगर का
प्रशासन कैसे चलता था? नगर प्रशासन। ठीक है, नगर प्रशासन के लिए ग्रुप ऑफ पर्सन होता था जिसको कहते थे, मतलब कई व्यक्तियों का समूह होता था जिसको कहा जाता था अधिकरण। क्या कहा जाता था? अधिकरण। ये क्या था? अधिकरण था कुछ व्यक्तियों का एक समूह जिसको कहते थे अधिकरण। इसमें नगर के प्रशासन में नगर का जितना भी इंटरेस्ट ग्रुप होता था, इंटरेस्ट ग्रुप मतलब प्रत्येक समझिए कि वर्ग को उसमें शामिल किया जाता था। तो इसमें मतलब मुख्य रूप से इतने लोग शामिल होते थे। कौन कौन शामिल होते थे नगर के प्रशासन में? तो सबसे पहला था नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी। ये नगर श्रेष्ठी क्या होता था कि नगर का सबसे अमीर व्यक्ति, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द सिटी और टाउन, उसको कहते थे नगर। दूसरा इसमें होता था सार्थवाहा। सार्थवाहा। सार्थवाहा ये क्या होता था? कारवां का प्रमुख था, हेड ऑफ कारवां। तो कारवां क्या होता था? ये एक तरह का अमीर व्यापारी होता था, जैसे कि उसमें लोग जो व्यापार करते थे तो व्यापार के लिए 100-200 बैलगाड़ी पर सामान भर के चलते थे लोग। उसके साथ कुछ और भी व्यापारी होते होंगे जिसके पास माने 100 बैलगाड़ी होगा, किसी के पास 50 बैलगाड़ी। तो सबका हेड जो होता था कारवां का, उसको कहते थे सार्थवाहा। तीसरा प्रथम कुलिक। ये क्या होता था? द हेड ऑफ आर्टिजन गिल्ड। हिंदी में इसको कहेंगे शिल्पकर्मियों की श्रेणी का प्रमुख। शिल्पकर्मियों की श्रेणी का प्रमुख, इसको कहते थे प्रथम कुलिक। इसके बाद इसमें होता था प्रथम कायस्थ। प्रथम कायस्थ, इनको आप कह सकते हैं चीफ मुंशी। मुंशी समझते हैं जी? मुख्य मुंशी या लेखक, स्क्राइब, चीफ स्क्राइब, जो लिखता पढ़ता था, लेखा जोखा रखता था, उसका हेड, तो उसको कहते अंग्रेजी में चीफ स्क्राइब, हिंदी में आप कह सकते हैं मुख्य मुंशी। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? नगर श्रेष्ठी, सार्थवाहा, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ। और जो नगर का हेड होगा वो नगर अध्यक्ष या नगरक कहलाएगा। नहीं, लिखिए कि हेड ऑफ द टाउन और सिटी वाज नोन एज नगरक या नगराध्यक्ष। ठीक है, तो ये हुआ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। समझे? ये तो हो गया जी। अब क्या है ना, हम लोग जानेंगे गुप्त काल को कहते हैं स्वर्ण युग। तो उस तरह हम लोग, चूंकि हम लोग तो सब्जेक्टिव नहीं ना पढ़ रहे हैं, हम लोग तो अभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो खाली आपको मोटे तौर पर बताते हैं स्वर्ण युग क्यों कहते थे। क्योंकि आपको बताया गया, पहले ही बताए थे आपको, इसको कहते पीरियड ऑफ कल्चरल इफ्लोरेसेंस। और ये थोड़ा सा इसका समझ लिए मतलब कि स्वर्ण युग का क्या मतलब है। देखिए, कहीं भी हिस्ट्री जब लिखा गया ना, कहीं किसी भी देश में, तो जैसे ग्रीक लोग लिखा अपना हिस्ट्री, तो किसी खास पीरियड को माना, एज ऑफ पेरिक्लीज को माना कि ये है आपका स्वर्ण युग। उसी तरह ब्रिटिश अपना हिस्ट्री लिखा तो अपना कोई
पीरियड को बताया स्वर्ण युग। तब इंडियन जो हिस्टोरियन था उसको लगा कि हमारे यहाँ भी कोई स्वर्ण युग होना चाहिए, तो स्वर्ण युग को अब सेलेक्ट करना है। तो चूंकि हमारे यहाँ जो पढ़ाई होती थी अंग्रेजों के टाइम में हिस्ट्री, वो इस तरह से पढ़ाई होती थी कि हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड। तो एक तरह से ये तो हो गया रिलीजियस बेसिस पर ना डिवीजन हिस्ट्री का, तो ये तो सही डिवीजन नहीं है। हिस्ट्री होता है कि एंशिएंट पीरियड या मिडाइवल पीरियड या मॉडर्न पीरियड। तो उस तरह से हिस्ट्री का पहले चूंकि हम लोग के यहाँ किया गया था डिवीजन, और आपको बताए होंगे पहले भी कि आज भी आपके यहाँ जितनी समस्याएं हैं वो हम लोग इनहेरिट किए हैं अंग्रेजों के द्वारा। उसको समस्या जो हम लोग के यहाँ कुछ कुछ फॉल्ट लाइन था पहले से, कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ था, लेकिन इस तरह से नहीं था जिस तरह से आपको बताया गया, और उसको ज़्यादा हाईलाइट किया गया ताकि आप बढ़ जाए। उसी तरह रिलीजियस हम लोग क्या एनोमिसिटी कुछ नहीं था जी। तो उसको भी आपको डिवाइड करने की कोशिश की गई, हिंदू मुसलमान भाषा के आधार पर आपको डिवाइड करने की कोशिश गई। तो आज हम लोग उसी को इनहेरिट किए हुए हैं, और हम लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं कि इसी को आज का पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो इसको एक्सप्लॉइट करता है आपके वोट लेने के लिए। तो बेसिकली इस तरह का कोई सिस्टम है नहीं। जैसे अभी आप देखते होंगे कि मराठी नहीं बोलोगे तो मारेंगे। अब ये तो एकदम से इलॉजिकल लगता है कि कोई व्यक्ति अब यूपी का गया केरल, तो वहां जाके पहले मलयालम सीख के जाएगा, फिर वो आदमी केरल से चला गया तमिलनाडु तो तमिल बोलेगा, फिर वहां से चला गया कर्नाटक तो कन्नड़ सीखेगा, अब वहां से चला गया फिर गुजरात तो गुजराती सीखेगा, फिर वहां से चला गया महाराष्ट्र। तो बकवास में है। एक लिंक लैंग्वेज हमेशा से भारत में रहा है, पहले संस्कृत था, अभी आप इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको दूसरी भाषा से कोई एलर्जी नहीं है। दूसरी भाषा मतलब इंग्लिश से एलर्जी किसी को नहीं है, देख लीजिएगा। हिंदी से क्यों एलर्जी है? तो ये सब क्या है ना कि आपका जो भी आप पर रूल करता है वो आपके इमोशन को एक्सप्लॉइट करके वो वोट लेता है, उसका ये सबका कोई मीनिंग नहीं है। तो उसी तरह अंग्रेजों को चूंकि यहाँ शासन करना था, उसका तो यहाँ कुछ था नहीं, तो आपको जितना तरह से हो सकता था कि आपको बांटा, ताकि आप अगर यूनाइटेड हो जाएंगे पूरी तरह से तब तो आप उसको कितना मुट्ठी भर था जी, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 1 लाख होगा, 5 लाख होगा, तो 5 लाख आदमी को, उसमें भी भारत की आबादी 10-20 करोड़ थी, तो हम लोग तो दौड़ा देते, तो मार देते सबको। तो लेकिन चूंकि हम लोग एक साथ सोचे नहीं, इस तरह से एक तरह यूनाइटेड टाइप से नहीं सोच सके, इसलिए आपका इन सब चीजों को उभारा गया। तो खैर, तो उसी हिस्टोग्राफी की देन थी जो हमारा उसमें नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी था। तब उन लोग क्या हुआ कि अब उनको हिस्ट्री लिखना था, तो उनको भी चाहिए था एक गोल्डन एज वाला कोई। तो मिडाइवल पीरियड से तो गोल्डन एज वो निकाल नहीं सकता था कि अकबर का पीरियड या शाहजहां पीरियड तो नहीं निकाल सकता था। अब एंशिएंट पीरियड से ही ना हम लोग के, चूंकि हमारा देश यहाँ पे हिंदू बाहुल्य देश है, तो उसमें अब उसको खोजना था। तो अशोक द ग्रेट कहते हैं, तो अशोक का शासन काल को चुन सकता था, लेकिन नहीं, अशोक तो बुद्धिस्ट था। बात समझ में आ रही है? तो गुप्त काल को चुना गया एज गोल्डन एज। गोल्डन एज कभी नहीं हुआ है, ये सब एक यूटोपियन कंसेप्ट है, मतलब ये हमारा फितूर है दिमाग का। गोल्डन एज कभी हुआ नहीं है। गोल्डन एज को हम कहेंगे जब जो जन सामान्य, याद रखिए, वो जब पूरी तरह एम्पावर्ड होगा, नहीं जी, जो कॉमन मैन है जो रोड पर चल रहा है, वो जब पूरी तरह से एम्पावर्ड फील करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे गोल्डन एज। और वो जब हर तरह से सुखी रहेगा, हर तरह से खुश रहेगा, तो उसको हम लोग कह सकते हैं गोल्डन एज। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये हो सकता है फ्यूचर में होगा, कभी पहले तो नहीं हुआ। तो ये एकदम ये सब कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, इसको हम लोग मुख्य परीक्षा के लिए मतलब पूरा डिटेल में हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके लिए केवल बता दें कि कहा कि ब्राह्मणिकल रिवाइवल मतलब जिस धर्म को आज हम लोग सनातन धर्म या हिंदू धर्म कहते हैं, उसको पहले कहते थे ब्राह्मण धर्म। तो बौद्ध धर्म के द्वारा जो चैलेंज दिया गया इस धर्म को, तो उस कारण से सनातन धर्म या हिंदू धर्म बहुत पीछे चला गया। तो गुप्त काल आते आते तक फिर से वो रिवाइव हुआ, तो इस कारण से इसको कहा गया गोल्डन एज। दूसरा कारण हुआ कि
बहुत सारा जो भारत का जो क्लासिक्स है लिटरेचर में, संस्कृत लिटरेचर, वो सबको इसी समय लिखा गया। रामायण को, महाभारत को फाइनली कंपाइल किया गया इसी समय। ज़्यादातर स्मृति जो है, मतलब लॉ कोड सब इसी समय। साइंस में बहुत सारा तरक्की हुआ। तो ये तो ग्रेजुअल एक सोसाइटी में सिस्टम है कि ग्रेजुअली बढ़ता जाता है सोसाइटी। ऐसा नहीं होता है कि अचानक से कोई दिन एक दिन हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ब्राह्मण रिवाइवल जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये तो लंबी एक प्रक्रिया रही होगी जी। बहुत लोग प्रयास किए होंगे फिर से वापस ब्राह्मण धर्म की ओर लोगों को लाया जाए, तो गुप्त काल तक आते आते ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। उसी तरह से अब जो लिटरेचर इसमें लिखा गया है, उस ज्यादातर लिटरेचर जो है वो आम आदमी से संबंधित नहीं है जी। वो ज्यादातर लिटरेचर है एक मृच्छ कटिकम जो शूद्रक का है लिखा हुआ, उसको छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर कोर्ट से रिलेटेड है, रोमांटिक है, कुछ इस तरह का है, तो उसमें आम आदमी को स्थान नहीं दिया गया है। साइंस में भी तरक्की हुई, सही में तरक्की हुई इसमें, क्योंकि आपको आगे बताएंगे कि आर्यभट्ट हुए, परामीर हुए, ब्रह्मगुप्त हुए और बहुत सारे लोग हुए, बाघभट्ट। तो साइंस में भारत पहले से तरक्की करता आ रहा था, इस समय तक आते आते हम लोग पीक पर पहुंचे होंगे हो सकता है। तो इन सब कारणों से हम आपको एकदम संक्षेप में बताएं कि इन सब कारणों से इस समय कहा गया गोल्डन एज। तो इस समय जो ब्राह्मण धर्म जो था उसमें 3 मेन उसका सेक्ट पॉपुलर हुआ। एक शैव संप्रदाय, एक वैष्णव संप्रदाय और एक शाक्त। तो इसमें शक्ति की पूजा करते उसको हम लोग करते शाक्त, मतलब जिसमें हम लोग विभिन्न गॉडेस, विभिन्न देवी की पूजा करते हैं, तो हो गया शाक्त। महादेव की पूजा करते तो हो गया शैव। विष्णु भगवान की पूजा करते तो हो गया वैष्णव। तो वैष्णव धर्म एज कंपेयर टू शैव संप्रदाय वो ज्यादा पॉपुलर था इसमें। तो इसमें विष्णु के 10 अवतार माने गए। कितने अवतार? तो ये सब आपको जानना है। तो देखिए जी, ये बहुत साइंटिफिक है 10 अवतार जो आप पढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहला अवतार जो विष्णु का माना आता है वो माना आता है मीन अवतार, मत्स्य अवतार। मीन या मत्स्य नहीं जी। तो मत्स्य अवतार जो है, दूसरा है कुर्मु, कुर्मु नहीं कुर्मु, ठीक है, मतलब कछुआ। तीसरा वराह। तो वराह अवतार जो है ये इस समय इसको लिख लेना है कि गुप्त काल में विष्णु का सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन अवतार माना गया? वराह अवतार। चौथा नरसिंह। पांचवा वामन। छठा परशुराम। सतमा राम। आठवां कृष्ण। और 9वां गौतम बुद्ध को भी इसमें समेट लिया गया। बात समझे? गौतम बुद्ध को जब समेट लिया गया तब बौद्ध धर्म भारत से विदा हो गया, क्योंकि एसिमुलेट कर लिए हम लोग बुद्धिज्म को ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म या सनातन धर्म। बात समझे? और 10वां कहा कि फ्यूचर में आएगा, आया नहीं है। हो सकता है कि आप में से ही कोई हो। अब वो जो भी है, समझ गए? अब देखिए ये कितना साइंटिफिक है, आप समझ लीजिए इसको। तो देखिए, हमारा पूर्वज ये बताया कि लाइफ जो है सबसे पहले जल में शुरू हुआ। कहां शुरू हुआ? जो साइंटिफिक है जी, आप पढ़ रहे होंगे अगर आप इवोल्यूशन नहीं, तो इवोल्यूशन अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो भी पहला लिविंग फॉर्म धरती पर आया वो कहाँ आया? पानी में आया। तो उसी तरह से देखिए, छोटा से बड़ा होता गया जीव, और ये उसका देखिए अब ये हुआ क्या कि बीच वाला, न तो मानव न
पशु। और ये देखिए मानव जब हुआ तो छोटा मानव, और फिर आप तो जानते परशु वाले राम, मतलब उनके पास कुल्हाड़ी रहता था तो इसलिए परशुराम, और फिर राम और कृष्ण वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है और इसी ऑर्डर में याद रखना है, नहीं मिटा देना। देखिए आपको बता दें कि हमारा जो ये तो धर्म है, जिसको हम लोग धर्म कहते हैं, ये बेसिकली एक जिंदगी को सही ढंग से जीने का एक तरीका है, समझे। और इसमें बहुत फ्रीडम है, इसमें बहुत लिबरल है, इसमें कोई तरह का बंदिश नहीं है कि आपको इतने बजे पूजा करना है, इतने बजे ये करना है, कुछ नहीं जी। और इसमें हजारों तरह के विचारधाराओं को स्थान दिया गया, तो ये इसी को कहते हैं हम लोग सेकुलरिज्म। इसीलिए धर्म जो है अपने आप ये धर्म नहीं, ये एक सेकुलर आइडियोलॉजी है। हिंदू धर्म या सनातन धर्म क्या है? सेकुलर आइडियोलॉजी। ये कभी भी रेडिकल हो ही नहीं सकता है, ये आपको बता दें, क्योंकि ये इवॉल्व हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि ऊपर से कुछ थोप दिया गया, समझे कि आज ये पैदा हो गया और ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इस हजारों सालों से ये चला आ रहा है, सनातन इसलिए कहा गया इसको, क्योंकि हजारों हजार साल से ये चला आ रहा है और म्यूचुअल डिबेट एंड डिस्कशन से इसमें आगे बढ़ता गया, बात समझे। इसलिए इसमें हम लोग देखते हैं, इसलिए हम लोग आमतौर पर कि उसका धर्म क्यों है ऐसा, हम लोग को कोई टेंशन है, गुस्सा नहीं आता है कि वो ऐसे क्यों कर रहा है, क्योंकि हम लोग इसी तरह का पॉलिथिस्टिक है। हम लोग चूंकि हर तरह के देवी देवता का पूजा करते हैं, सबको रिस्पेक्ट देते हैं। हम लोग पेड़ पौधा पशु पक्षी, अब सोचिए हम लोग सुअर की पूजा कर रहे हैं, तो हम लोग तो हर चीज की पूजा करने वाले लोग हैं, तो हम लोग किसी से बैर दुश्मनी तो हो ही नहीं सकता है। अगर किसी को ऐसा है तो इसका मतलब वो क्रिएटेड है, मतलब वो आर्टिफिशियली आप उसके दिमाग में ठूसे हैं, बात समझ में आ गई जी। क्योंकि ये तो इवॉल्व हुआ है हजारों सालों में डिबेट डिस्कशन के बाद, और इसमें जो भी एसिमुलेट हुआ उसको कहीं न कहीं पोजीशन कुछ ना कुछ दिया गया, इसलिए हजारों देवी देवता हमारे यहाँ है जी, बात समझे। तो हर तरह के लोगों को इसमें, और याद रखिए इसमें ये पावर है कि जो इसके समीप आता है वो खत्म, ये पता है कि नहीं। इस धर्म की विशेषता है कि इसमें जहां इसके आसपास आए इतना खूबसूरत है, आप समझ लीजिए खूबसूरत इस सेंस में। आप देखते होंगे जी गोरा लोग आता है, यहाँ आया 2-4-10 दिन हम लोग को समझने की कोशिश करता है, बस 10वें दिन देखिए वो क्या सर मुड़ा करके देखिए बड़ा सा तिलक लगा करके हरे कृष्ण हरे राम या कुछ भी करके चालू हो जाता है। तो इसमें कुछ तो है ना ऐसा अट्रैक्शन, और वो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है कि इतना लिबरल, इतना कोई तरह का रेजिमेंटेशन नहीं है, बात समझे कि ऐसे ही करना होगा। आपको कभी कोई फोर्स किया कि इतने बजे पूजा करना है, और ऐसे ही कोई एक पूजा की पद्धति इसमें है ही नहीं है। आपको मर्जी हुआ तो आप ऐसे ऐसे करके पूजा कर रहे हैं, कोई ऐसे ऐसे करके पूजा कर रहा है, नहीं जी। कोई पहले पानी डाला, जल डाल के पूजा किया, कोई पूजा करने के बाद जल डाला, तो जैसे करेंगे उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इतना लिबरल ये मानता है कि ईश्वर को तुम जैसे भी पूजो उसमें कोई टेंशन नहीं। तुम मतलब ये हुआ कि इसमें निराकार ईश्वर को मानिएगा तो भी आप सनातन धर्म के अनुयायी हैं, साकार ब्रह्म को मानते हैं तो भी सनातन के अनुयायी हैं, आप किसी को नहीं मानते तो भी सनातन के आप मानने वाले हैं, ये पता है कि नहीं। तो ये हमारे जो सिस्टम है उसका ये ड्यूटी है। और कुछ लोग जैसे समझिएगा जी, इधर कुछ लोग जो इस धर्म को नहीं समझते हैं तो मूर्ति पूजा का उपहास करते हैं, आप समझ लीजिए। मूर्ति पूजा बहुत साइंटिफिक है। एक सामान्य आदमी जो फिलोसफिकल डिबेट और कुछ सुनने और परमात्मा आत्मा नहीं समझता है, उसको आप कहेंगे पूजा करो तो पूछेगा ना कि किसकी, तो उसको एक सिंबॉलिक चीज है कुछ हो कि भाई इसकी पूजा करो, तो उसमें क्या आपत्ति, उसे किसी को कष्ट तो नहीं होना चाहिए। मान ली हम लोग क्या करते, वो सिंबॉलिक है तो सब एक यूनिवर्सल कॉन्शसनेस, उसी का मैनिफेस्टेशन है सब कुछ। तो हम लोग अपने अपने ढंग से उसको करते हैं, तो आगे उसमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो वो कोई मूर्ति पूजा खराब चीज हो गया या उसमें क्या क्या कष्ट है,
कोई कष्ट है क्या जी? तो कुछ लोग इसका उपहास उड़ाते कि क्या ये लोग करता है, डेमंस का पूजा करता है, सैटन का पूजा करता है। तो कुछ कुछ गोरा वोरा का कभी आप वीडियो देखिएगा तो वो सब पागल ऐसा कुछ समझता है नहीं, समझे। और उसको ऐसे भी हमारा है मानना, मेरा पर्सनल व्यू है कि गोरा लोग नॉर्मली मूर्ख होता है, तो देख नहीं एकदम मूर्ख होता है, उसको कोई सेंस कोई चीज का है ही नहीं है। वो आप फूल्स पैराडाइज समझते हैं, वो अपनी दुनिया में रहता है, समझे। उसके लिए वो अलग दुनिया है, समझे। ईश्वर न करे हम लोग को उस दुनिया में जाना पड़े, समझे। थोड़ा सा जो उस दुनिया की ओर जाने की कोशिश करता है वो पागल हो जाता है हमारे यहाँ, नहीं देखते कैसे कैसे मेंटलिटी चेंज होता है। हमारा संस्कृति आज का है, हजारों हजार साल का है, तो इवॉल्व किया है, आप समझ रहे जी। चलिए अब ज्यादा भाषण नहीं, तो समझे। अब हमारे 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी था, 6 दर्शन विचारधारा, लिख लीजिए। षड दर्शन कहते थे इसको, क्या कहते थे? षड दर्शन, 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी, षड दर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी परीक्षाओं में आता है। आपको क्या क्या लिखना है, देखिए जी। सांख्य दर्शन, ये कौन दर्शन है? सांख्य दर्शन, ठीक है जी। इसके प्रोपॉन्डर हुए, प्रवर्तक हुए कपिल मुनि। कौन हुए? कपिल मुनि। उसके बाद वैशेषिक, वैशेषिक इसके हुए उलूक कनाद, उलूक कनाद। ठीक है। न्याय, इनके प्रवर्तक हुए अक्ष पद गौतम। उसके लिखे योग पातंजलि। उसके बाद मीमांसा, जैमिनी। कितना हो गया जी? 5 हुआ ना। उसका वेदांत, वेदांत का मुख्य ग्रंथ माना जाता है बद्रायन का, बद्रायन का ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र। हो गया जी। वेदांत का मतलब एंड ऑफ वेदांत, मतलब उसके बाद वेद खत्म हो जाता है। तो आपको पढ़ाए होंगे शुरू में जी उपनिषद, बेसिकली जो उपनिषद में जो फिलॉसफी है ना, 108 उपनिषद है बताया, तो उन सब चीज को कहते हैं हम लोग वेदांत। तो ये है 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी। हो गया ना। चलिए जी, आज बहुत पढ़ाए। जय हिंद।